ए क्ले ऑफ बॉल ऑफ मास एम एंड स्पीड v। मान ले ये एक बॉल है जिसका मास है m, क्ले बोले तो ऐसे बॉल जैसे, अभी उसका स्पीड कितना है v। अनदर मेटल बॉल, इधर क्या है मेटल बॉल है जिसका मास सेम मास है m, व्हिच इज एट रेस्ट, इसका मतलब इसका वेलोसिटी 0। दे स्टिक टुगेदर, क्ले अगर इसमें हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली स्टिकी हो जाएगा। तो आफ्टर कॉलिशन क्या होगा, ये मेटालिक बॉल है और इसके साथ ये स्मॉल मास स्टिक हो गया। तो हम लोग पूछा क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कॉलिशन। तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। मान ले दो मास एक साथ हो गया तो m प्लस m क्या होगा 2m, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, v डैश कितना होगा। तो v डैश फाइंड करेंगे कैसे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियली mv और उसका कितना है 0, ये क्या है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम m प्लस m 2m हो गया, m प्लस m 2m इंटू v डैश। तो इधर से कितना आएगा v डैश का वैल्यू mv डिवाइडेड बाई 2m, तो v बाई 2। अभी जो ये वैल्यू है v बाई 2 इसमें पुट कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ 2m इंटू v स्क्वायर बाई 4। तो फाइनल आंसर कितना होगा mv स्क्वायर बाई 4, 2 कटा और v बाई 2 का होल स्क्वायर v स्क्वायर बाई 4 हो गया। ओके, इधर से v बाई 2 हुआ तो mv स्क्वायर बाई 4 ऑप्शन बी करेक्ट है, नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। देख, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा होता है, ये क्या है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई है तो क्या होगा, इधर से करंट जाएगा और उल्टा डायरेक्शन में क्या जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पोर्शन है ये है लोअर पोटेंशियल और ये है हायर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। तो ये करेक्ट, थोड़ा सा करेक्ट है। अभी क्यों एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है तो हम लोग बोलेंगे, उसके पहले जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है उसको क्लिक करते हैं। ऑप्शन बी में देख, फ्लो हायर टू लोअर पोटेंशियल गलत, इलेक्ट्रॉन फ्लो फॉर हायर टू लोअर पोटेंशियल ये भी गलत। अब देख, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल एक्सेप्ट थ्रू पावर सोर्सेज। हाँ, एक्सेप्ट थ्रू पावर सोर्सेज, पावर सोर्स। हाँ, अभी देख जो ये जो पोर्शन है, मान ले ये बैटरी है, इस बैटरी एक्सेप्ट बैटरी सोर्स, पावर सोर्स के बिना बाकी जितना भी सर्किट है उसमें क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। बैटरी में आयन फ्लो होता है। ओके, बैटरी जब भी वो होता है इसे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाए थे ना, ये 12 में होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 में भी था, 9-10 में। उसमें क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा करेक्ट है। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो टू लोअर टू, ये सही है, मगर पावर जो सोर्स है उसके अंदर से कैसे फ्लो होगा, उसके अंदर तो केमिकल रिएक्शन होगा। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बोट क्रॉसेस ए रिवर। ये क्या है, एक रिवर है, मान ले इसमें एक बोट है। तो ए बोट क्रॉसेस ए रिवर्स मूव विथ ए वेलोसिटी v रिलेटिव टू स्टिल वाटर। बोट का वेलोसिटी क्या है v रिलेटिव टू स्टिल वाटर। तो ये जो v है ये एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर br। द रिवर इज फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी v/2। तो
ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, v/2 है विथ रिस्पेक्ट टू द बैंक। ओके, द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो डायरेक्शन विथ व्हिच द बोट शुड मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है तो उसको कैसे मूव करना है, ड्रिफ्ट बोले तो इधर ही जाना है, इस पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से उसको इधर ही जाना है, एकदम डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो उसको ऐसे शिफ्ट होना चाहिए। ये मान ले थीटा एंगल, तो ये अगर वेलोसिटी क्या है बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये जो कंपोनेंट है v/r cos थीटा sin थीटा, v/r अभी ये कंपोनेंट क्या है, v/r sin थीटा, और फॉरवर्ड में कौन सा कंपोनेंट है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कटेगा ना। समेशन ऑफ Vx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Q फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। ओके, तो इधर से क्या आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू v/r/v/r। तो v/r का वैल्यू v/r का वैल्यू v/2, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अभी क्वेश्चन में जो एंगल पूछा है वो 30 डिग्री ए ऑप्शन में ही दिया है कि लोग को ए ऑप्शन को क्लिक करे, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो एंगल है वो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ डायरेक्शंस, द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ये कौन सा रेस्पेक्टिवली पूछा है। ये रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, इस फ्लो के रेस्पेक्टिवली तो 90 ऐड होगा, समझ रहे ना, इस हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्टिवली। तो टोटल एंगल एक्चुअल में क्या होगा, 90 प्लस 30 डिग्री, तो 120 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट है, नोट कर ले। क्योंकि उसमें लास्ट उसके पहला वाला लाइन क्या लिखा है, रिवर इज फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी v/2 विथ रेस्पेक्ट टू बैंक, उसके बाद ही ये लाइन लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ए आर्कटिक रीजन हेमिस्फेरिकल हाउसेस कॉल्ड, ये सब एक्स्ट्रा, इसका कोई मतलब नहीं है। लोगलोज आर मेड ऑफ आइस। It is possible to maintain a temperature inside the loglo as a high as 20 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या होता है ना, ये रूम होता है जो आर्कटिक रीजन है, उस रूम के ऊपर, इस ऊपर में क्या करता है, आइस डाल देता है। अभी ये आइस क्यों डालता है वही क्वेश्चन है। बाहर क्या होता है, -30 डिग्री सेल्सियस, मैंने जस्ट एक टेम्परेचर मान लिया। तो अंदर में जो भी टेम्परेचर है, मान ले इधर कोई आदमी क्या यूज़ किया, एक फायर ऐसे ही किया, तो अभी उसने सोचा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो अगर ये -30 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इस टेम्परेचर को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। या तू हीटर लगा दे, रूम में हीटर लगा दे, वो हीटर काम ही नहीं करेगा अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस, तो वो टेम्परेचर इसमें अंदर आएगा। तो ये जो आइस जो है ना, ये आइस क्या काम करता है, इस -30 डिग्री सेल्सियस और अंदर में जो टेम्परेचर है, इन दोनों में सेपरेट रखते हैं। तो इसमें आइस क्यों डालते हैं, इसका रीज़न क्या है, आइस हैज़ ए हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ये अगर होता तो लगाने का क्या फ़ायदा, उसका जो बाहर जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता। ओके, हाई तो नहीं होगा ना। जैसे स्टील या कॉपर क्या होता है, बहुत ठंडा हो जाता है इन विंटर, क्यों होता है, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। ओके, हमें ऐसा कुछ चाहिए जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी कम है, तो आइस क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी लेस होता है, तो आइस हैज़ ए लो थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, आइस का कंडक्टिविटी कम है, उसके अंदर एयर भरा होता है,
आइस का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके अंदर वैकेंट होता है। ओके, इसलिए तुझे पता है वाटर और आइस का कुछ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी वॉल्यूम में, क्योंकि उसके अंदर क्या हो एयर है। उस एयर की वजह से उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एयर में कंडक्टिविटी कम है, तो इसलिए हम लोग आइस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in the figure below PQRS denotes the path followed by a ray of a light as it travels through 3 media. 3 मीडिया है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया आर μ1, μ2, μ3 रेस्पेक्टिवली। द लाइन सेगमेंट RS डैश इन द फिगर इज पैरेलल टू PQ। इसका मतलब ये जो RS डैश है फाइनल, ये फाइनल जो, और ये PQ क्या है, पैरेलल है। पैरेलल तो होता ही है। अभी पैरेलल देख क्यों होगा, पैरेलल क्यों हुआ ये क्वेश्चन में नहीं पूछा, इसमें म्यू का कुछ रिलेशन पूछा है। अभी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो मान लो ऊपर से आएगा तो ऐसा होता है ना, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, तो sin R इक्वल टू μ1 बाई μ2 ना sin I। तो अभी देख ये जो sin I है μ1 और μ2, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ये एंगल क्या है, R एंगल छोटा है, तो R लेस देन I, R लेस देन I इसका मतलब क्या है, μ2 ग्रेटर देन μ1। अगर μ2 बड़ा है μ1 से तब जाके नीचे वाला टर्म ज़्यादा होगा। ओके, तो साइन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल के साथ। ओके, तो एंगल जितना इंक्रीज होगा साइन भी उतना इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसलिए μ2 ग्रेटर देन μ1, तो μ2 ग्रेटर देन μ1, ये ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए तो गया। अभी हम लोग देखेंगे बाद में नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में देख, ये जो एंगल है मान ले ये 8-2 है, और वो जो लास्ट डायग्राम है ना, ये आना चाहता था इधर, उसको अगर तू एक्सटेंड करेगा तो ऐसे आएगा ना, तो वो जो अगर 8-2 है तो ये भी 8-2 ही होगा। मगर अभी जो एस है ना, इसमें जो RS और उसमें S डैश लिखा है, ये जो पोर्शन है ये RS डैश। अभी लाइट कैसे जा रहा है, RS में जा रहा है। RS में मतलब ये जो लाइन खींचा है ना, ये जो लाइन, ये PQ का पैरेलल है, PQ का पैरेलल है। अब बेसिकली तू ये सोच, ये इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, समझ रहे हैं ना, मैं इधर लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान ले ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। ओके, इसको एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड करने के बाद जो लाइट मिला, एक्चुअल में जो लाइट है उसका पाथ कहाँ से कहाँ है, इधर आके क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। देख ब्लैक कलर आर एस डैश का कोई काम नहीं है, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि वो उसका पैरेलल है। मेनली लाइट क्या हो रहा है, RS में जा रहा है। इस लाइट को अगर एक्सटेंड करो तो ये अगर 8-2 है तो ये एंगल क्या है, ग्रेटर देन 8-2, तो एंगल इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो मैं अगर इसमें यूज़ करूँ, मान ले इसका मैंने नाम दे दिया 8-3, सही है, 8-3 नाम दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, μ2 इंटू साइन 8-2 इक्वल टू μ3 इंटू साइन 8-3। तो मैं साइन 8-3 इक्वल टू क्या लिखूँगा, μ2 बाई μ3 इंटू साइन 8-2। अभी क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 8-3 ज़्यादा है 8-2 से। 8-3 अगर ज़्यादा है 8-2 से तो मैं क्या लिखूँ, μ2 बाई μ3 ग्रेटर देन 1। ओके, ग्रेटर देन 1, तो इधर से क्या प्रूव होता है, μ2 μ3 से बड़ा है, तो μ2 μ3 से बड़ा है। इस जो ऑप्शन है देख, μ2 μ1 से बड़ा है, अप्लाई हो रहा है, और μ2 μ3 से छोटा है।
समझा? म्यू टू उल्टा हुआ क्या, म्यू थ्री बड़ा है म्यू टू बाई म्यू थ्री साइन आर थ्री ग्रेटर देन साइन आर थ्री बाई साइन आर टू। इसमें अच्छा 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 तो ये गलत हो गया, मैच नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन सी क्या है, गलत आ रहा है। तो ऑप्शन डी में देख, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री से बड़ा है, म्यू टू म्यू थ्री से बड़ा है, और म्यू थ्री म्यू वन, तो ये रिलेशन तो करेक्ट है। म्यू वन म्यू टू अभी ये भी तुझे पता चल जाएगा कि पी क्यू और आर एस डैश। अभी देख क्वेश्चन में जो डाटा दिया है ना, क्वेश्चन के जो डाटा है वो बोला था आर एस डैश और पी क्यू पैरेलल है। इसका मतलब पी क्यू और आर, ये आर एस अगर आर एस डैश होता, ये आर एस अगर आर एस डैश होता तो म्यू वन और म्यू थ्री इक्वल होता। ये आर एस जो लाइन दिखा है ना, आर एस, ये आर एस अगर आर एस डैश होता तो पी क्यू और आर एस डैश क्या होता, पैरेलल है ना, पी क्यू और आर एस डैश पैरेलल है। जैसे ए आर मीडियम, मान ले एक ग्लास है, इधर ए आर है तो इधर भी ए आर है, तब जाके क्या होता है, पैरेलल होता है ना। तो इसमें ये नहीं है ना, आर एस डैश नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं होगा तो म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू थ्री, म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू थ्री। ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन डी में क्या है, म्यू थ्री म्यू वन से बड़ा है। अभी ये इसको प्रूव करेंगे, म्यू थ्री म्यू वन से बड़ा है। तो इसका अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे जाएगा, ओके। इसका देख पैरेलल देख आर एस डैश, तो उससे इधर आ गया। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होता है, इसलिए म्यू थ्री म्यू वन से बड़ा है। तो म्यू थ्री म्यू वन से बड़ा है, ओके, और म्यू टू म्यू थ्री से बड़ा है। डेंसिटी, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट लाइक ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ, ज़्यादा डेंस होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलरिटी उसको अट्रैक्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स पॉस्चरल थ्योरी। न्यूटन जब थ्योरी दिया था ना, उसने ऐसे ही बोला था कि लाइट आ रहा है, लाइट बोले तो फोटोन पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हाईली डेंस जितना होगा तो उतना ही अट्रैक्ट ज़्यादा होगा। अगर इधर ज़्यादा मटेरियल है, इधर कम मटेरियल है, इसको अगर तू सेक्शन ड्रॉ कर देगा तो ये ज़्यादा मटेरियल है तो ये खींचेगा। ओ अभी वैलिड नहीं है, करेक्ट कर सकता है। मान ले ये जो एंगल है ये अगर आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये तो आई, ये जो आर एस है वो लेस देन आई है। तो तू क्या करेगा, तो डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड में स्नेल्स लॉ लगाएगा। फर्स्ट और थर्ड में स्नेल्स लॉ लगाएगा। फर्स्ट में क्या होगा, म्यू वन साइन आई इक्वल टू लास्ट में क्या है, म्यू थ्री साइन आर थ्री, ओके। तो आर थ्री जो एक्चुअल में है आर एस, आर थ्री ये है आर थ्री, ठीक है। तो अभी क्या है, म्यू थ्री बाई म्यू वन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर थ्री। तो वी नो दैट आई ग्रेटर देन आर थ्री। डायग्राम से दिख रहा है आर एस डैश से तो छोटा है, तो अगर आई ले ग्रेटर देन आर थ्री होगा तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर थ्री होगा। तो ये ग्रेटर देन वन है, तो म्यू थ्री बाई म्यू वन ग्रेटर देन वन, तो म्यू थ्री ग्रेटर देन म्यू वन। क्लियर। तो ये तीनों रिलेशन मिला के तुझे ऑप्शन डी सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख,
ए रे ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल वाटर ड्रॉप। ये एक वाटर ड्रॉप है, इस वाटर ड्रॉप में एक लाइट आ रहा है, ये लाइट, उस लाइट का कलर क्या है, वाइट कलर, एज शोन बिलो। व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, इधर से कोई देख रहा है तो उसको वो लाइट क्या दिखाई देगा, उसका कलर चेंज होगा, उसका एंगल चेंज होगा, डेविएशन चेंज होगा, ऐसा ही ऑप्शन। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो सब कुछ डिपेंड करेगा इंसिडेंट एंगल के साथ। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, नॉर्मल के साथ जो एंगल है। अभी इसका नॉर्मल क्या होता है, इस सर्कल का जो नॉर्मल है वो देख, ये है उसका सर्कल का नॉर्मल। सर्कल का नॉर्मल क्या होता है, या स्फेरिकल का नॉर्मल क्या होता है, सेंटर से पास करता है। ओके, जितना भी नॉर्मल है ऊपर नीचे इधर उधर सब सेंटर से पास करेगा। अभी सेंटर से नॉर्मल इधर है और उधर से भी लाइट ऐसे ही आ रहा है, तो ये वाला सेक्शन कैसे हो गया, ये एक सरफेस है, उसके ऊपर से एक लाइट आ रहा है, तो डेविएशन होगा क्या, 90 डिग्री है, नो डेविएशन। अगर डेविएशन नहीं होगा तो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड नहीं होगा तो लाइट डिफरेंट टाइप ऑफ कलर भी नहीं होगा, तो वाइट कलर ही होगा, अनडेविएटेड, विल बी वाइट एंड विल इमर्ज विदाउट डेविएटिंग। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, important question. Following figure show different combination of identical bulb. इसमें क्या क्या है, 1 2 3 बल्ब है, ये जो क्रॉस है ये क्या है, बल्ब है। Connected to identical batteries, which option is correct regarding the total power dissipated in the circuit? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R होता है। तो पहला वाला जो बल्ब है कितना है, 3 बल्ब है। 3 बल्ब कैसे है, सीरीज में। तो ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये किसके लिए है, P के लिए है, तो वोल्टेज V है, वोल्टेज। तो अभी इसमें क्या है, P = V²। अभी हम लोग तीनों बल्ब को क्या कर दिया, तीनों बल्ब में तीनों जो बल्ब है ना, उस बल्ब में करंट कांस्टेंट है बट वोल्टेज अलग अलग है, यही तो ना। तीनों बल्ब है उसमें वोल्टेज, ये वोल्टेज यूज़ हुआ, वोल्टेज इसमें क्या है, वोल्टेज अलग है, करंट सेम है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, P = VI कर सकते हैं, क्योंकि करंट इसमें सब में सेम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। करंट का वैल्यू क्या होगा, V/3R, रेजिस्टेंस सीरीज में है, एक आर। क्लियर, तीनों को ऐड कर दे तो V × I का वैल्यू क्या लिखेंगे। अभी VI भी हम लोग नहीं लिखते, पावर अगर वोल्टेज वेरिएबल है तो पावर = हम लोग क्या लिखेंगे, I²R लिखेंगे, सही है। तो I²R लिखेंगे तो इसको V²/9R होगा, वो R कट जाएगा 9R² के साथ, ठीक है। अभी तक सेकेंड सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो पावर क्या होगा, ये जो पावर डिसिपेटेड हुआ ये किसकी वजह से, एक रेजिस्टेंस के लिए। ये जो पावर डिसिपेटेड हुआ इसमें R कौन सा क्या है, R रेजिस्टेंस है कोई एक का, समझा। ये एक बल्ब है, इस बल्ब से जितना पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, समझा, ये एक बल्ब है। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में टोटल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, तो हमें क्या करना है, हमें इससे क्या होगा, 3 मल्टीप्लिकेशन करना है। P टोटल क्या होगा, V²/9R × 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, V²/3R। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तीनों R को एक साथ मिला दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, वोल्टेज तीनों R के लिए कांस्टेंट, तो V²/3R पूरा कंप्लीट हो गया। या इस लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो तेरा डाउट है ये बाकी लोगों का भी डाउट होगा, क्योंकि इसमें सीरीज में है, तो मैं अगर डायरेक्ट वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस लिखता तो कन्फ्यूज तेरा कोई होगा।
ठीक है, इसलिए तू ऐसे कर। ये क्या है, पावर एक बाल्ब के लिए, ये क्या है, टोटल पावर तीनों बाल्ब के लिए। अब जा क्वेश्चन ऑप्शन क्यू, क्यू का क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर बाई पावर डिसिपेटेड वी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे। ये क्या है, एक एक के लिए, तो टोटल क्या होगा इंटू 3। अब की ये हो गया क्यू। अब आ जा आर में, आर में क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज पैरेलल है। पैरेलल वोल्टेज क्या होता है, सिंपल सिंगल वोल्टेज होता है। अगर वोल्टेज पैरेलल सर्किट में है ना तो क्या होता है, वो पैरेलल वोल्टेज एडिशन जब होता है, क्लास 12 में होगा, वो क्या होता है, ई भी और भी अगर पैरेलल में है तो एडिशन नहीं होता, सेम वैल्यू भी होता है। अगर सीरीज में है तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये देख, इस ऑप्शन में क्या है, सीरीज में है, तो इसमें क्या होगा, भी और भी मिलके क्या होगा, 2 भी होगा। ओके, ये वाल्व है। और इसमें क्या होगा, सिर्फ भी होगा। तो आर के लिए पावर क्या होगा, पावर डिसिपेटेड, एक ही तो वाल्व है तो वी स्क्वायर बाई आर होगा। और इसमें क्या होगा, पावर डिसिपेटेड 2 भी होल स्क्वायर बाई आर, तो 4 वी स्क्वायर बाई आर। अभी कंपेयर कर किस में सबसे ज़्यादा है, वी स्क्वायर बाई आर, 4 वी स्क्वायर बाई आर, 3 वी स्क्वायर, तो सबसे ज़्यादा कौन है, एस। ओके, एस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्यू 3 है, और उसके बाद आर, और उसके बाद ये पी, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नोट कर ले, नोट कर ले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए सर्कुलर मेटालिक रिंग क्वेश्चन नंबर 8, ए सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस आर, इसका मतलब ये रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल गैप ऑफ विथ डब्लू, स्मॉल गैप हैज़ ए स्मॉल गैप, इसमें थोड़ा सा गैप है, ऑफ विथ डब्लू, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसका गैप का वैल्यू कितना है, डी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा, अल्फा क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिंग ऑफ अमाउंट, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन विथ ऑफ द गैप, गैप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो जो गैप डिक्रीज हुआ उसका वैल्यू पूछा है। तो मान ले एक रॉड है, तो उस रॉड को अगर तू हीट करेगा तो इस रॉड डीएल लेंथ चेंज होता है ना, रॉड को हीट करेगा तो डीएल लेंथ चेंज होता है। अभी वी नो दैट डीएल प्रोपोर्शनल टू एल, डीएल चेंज ऑफ लेंथ प्रोपोर्शनल टू एल, चेंज ऑफ लेंथ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो डीएल का वैल्यू क्या होता है, सम कांस्टेंट अल्फा एल डेल्टा टी, सही है। डेल्टा एल क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी, सबको पता है, 9-10 का कॉन्सेप्ट से हो जाता है। अभी इस क्वेश्चन में ये जो डी है, ये डी डिस्टेंस था इतना सा, अभी टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे ये डी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये डी अभी कैसे काम करेगा, इनिशियल लेंथ जैसा काम किया था इसमें। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसमें जो एल था, एल में क्या था, रॉड था। अभी इसमें एल में क्या है, कुछ नहीं है। अभी मान लो बोथ साइड में एक रिंग है, तो रिंग को अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रिंग क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। रिंग अगर एक्सपेंशन होगा, इनिशियल लेंथ जो डी था वो डी से कम होगा, वो जो कम हुआ
उसका ही वैल्यू पूछा है। देन विथ ऑफ द गैप, अभी फाइनली इसका गैप क्या होगा, विल इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट डी अल्फा डेल्टा टी, कितना अमाउंट इंक्रीज होगा वो गैप को। अभी गैप तुझे लग रहा है डिक्रीज होना चाहिए था, लग रहा है ना, गैप डिक्रीज होना चाहिए था, मगर मैंने कौन सी ऑप्शन में क्लिक किया, ऑप्शन ए में क्लिक किया। अभी सोच क्यों होगा, क्यों होगा सोच। देख, जब भी तू टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिंग का सर्कमफ्रेंस वाइज उसका इंक्रीज होगा। ये जो रिंग है ना, ये रिंग सर्कमफ्रेंस वाइज इंक्रीज होता है। वो जो पोर्शन था ना जिसमें गैप डिक्रीज होता है, गैप कहाँ डिक्रीज होता है, मान ली ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, तो इसमें भी मैं टेम्परेचर दिया, इसमें भी मैं टेम्परेचर दिया, तो ये जो डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि ये लीनियर ही एक्सपेंशन होगा, इधर से भी बढ़ेगा इधर से भी इंक्रीज होगा। मगर इस रिंग के केस में क्या होता है, ऐसा इजी क्वेश्चन तो थोड़ी पूछेगा, यही पर थोड़ी ऐसा इजी क्वेश्चन पूछेगा। 99% स्टूडेंट ऑप्शन डी को क्लिक करेगा, डिक्रीजेस बाय द अमाउंट डी अल्फा टी। मगर इसमें रिंग में क्या होता है, सर्कमफ्रेंसेस वाइज ऐसा फैलता है। तो मैं इधर में अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये क्या होगा, ऐसा ही फैलेगा। जब फैलेगा तो सर्कमफ्रेंस का जो 2 पाई r2 है, ये मान ले 2 पाई r है, और ये क्या है, अभी ये r डैश है, अभी ये क्या है 2 पाई r डैश, तो 2 पाई r डैश और 2 पाई r में 2 पाई r डैश ज़्यादा है, तो 2 पाई r डैश माइनस 2 पाई r, यही तो होता है d। तो अभी r डैश ज़्यादा है या r ज़्यादा है, r डैश ग्रेटर देन r, इसलिए d क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बोले तो इंक्रीजेस, गैप क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्या है, गैप, एक्चुअली g लिखते, ये क्या है g, गैप। तो गैप इंक्रीज होगा तो इसका मतलब विल इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट डी अल्फा टी। सर्कुलर रिंग में इंक्रीज होता है गैप, तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, या कोई कमर्शियल में जाना, उसमें जो रिंग का जो गैप होता है वो उसको टेम्परेचर देने से हाँ वो और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी 9-10 का थर्मल चैप्टर का है। अप्लाइड फोर्स एफ, A girl holds a book of mass m against a vertical wall with a horizontal force F using her finger so that the book does not move the frictional force on the book by the wall। अगर ऐसे एक गर्ल है, उसको फोर्स दिया, अभी इस फोर्स जब देगा तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ऐसे देगा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस दिया। अभी ये बुक को फोर्स देना पड़ा, क्यों, क्योंकि बुक का जो टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट है नीचे mg, तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो अपोज करेगा तो फ्रिक्शन को ऊपर ही एक्ट होना चाहिए, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर एक्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। फेफ एंड अलोंग द फिंगर, ये गलत है। अपवर्ड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, mg एंड अपवर्ड equal and opposite to the resultant of F and mg। अभी देख, फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अभी इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अप्लाइड फोर्स का इक्वल होगा। जनरली हम लोग फ्रिक्शन को म्यू mg लिखते हैं, वो नहीं लिखा होगा, क्योंकि एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, हायर एन इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। If and along the finger but pointing towards the girl, ये गलत है, फ्रिक्शन थोड़ी गर्ल के टुवर्ड्स होगा। म्यू एफ अपवर्ड, हायर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, mg एंड अपवर्ड, ये भी गलत है। इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द रिजल्टेंट एफ एंड ऑफ जी, सब गलत है, सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है। सॉलिड क्यूब एंड सॉलिड स्फीयर both made of the same material are completely submerged in a water but to different depth. The sphere and the cube have the same surface area. The buoyant force is greater for the cube
and then the sphere, both made of same material and completely submerged in water but in different depth. A diagram draw করতে হবে অনেক। Buoyant force depend on volume displace water volume and density of liquid. वॉल्यूम तो डिफरेंस, a solid cube of solid sphere, both made of same material are completely submerged in water but in different depth. The sphere and the cube have the same surface area. আচ্ছা, এটাকে সলভ করে নিয়ে দেখছি। সারফেস এরিয়া অফ স্পেয়ার 4 pi r square, सरफेस एरिया और क्यूब a स्क्वायर 6a स्क्वायर, ये दोनों चीज़ इक्वल है। अच्छा, तो बाउंड फोर्स ऑफ क्यूब में जो बाउंड फोर्स होगा वो क्या होगा, रो वॉल्यूम इंटू रो वी जी। अभी डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम ही होगा, रो ए क्यू जी, बाउंड फोर्स ऑन स्फीयर रो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन में पूछा कौन ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा कौन है ये अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक ही टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो इधर ए स्क्वायर है तो ए इक्वल टू क्या होगा 4π/6, सही है, सही है, सही है। तो ये होगा 2π/3 इंटू आर, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, रो जी से तो मतलब नहीं है, ए क्यू से मतलब है, तो ये इसको अगर मैं ये लिखूँ तो ए क्यू क्या होगा 2/3 होल टू द पावर 3/2 ना, 3/2 इंटू आर क्यू, सही है। रूट है ना, रूट कैसे हटेगा, तो इधर भी मैं क्या लिखूँ, रो जी इंटू 2π/3 होल टू द पावर 3/2 आर क्यू। अभी नीचे भी देख आर क्यू है, इसलिए मैंने आर क्यू में कन्वर्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। अभी इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो बी बाउंसी फोर्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई बाउंसी फोर्स ऑफ स्फीयर, रोजी कटेगा, रोजी कटेगा, आर क्यू कटेगा, तो 2π/3 होल टू दी पावर 3/2 और नीचे क्या होगा 4π/3, आर क्यू तो कट रहा है ना, सब ठीक है, एक पाई है, पाई भी लिख दिया। अच्छा,
तो अभी 2π/3 इसको हम लोग इसको थोड़ा 2π/3 इंटू √2π/3 लिख सकता हूँ, 3/2 है ना, और नीचे क्या है 4π/3, तो फाइनली क्या होगा 2π/3, और ये 2 नीचे रह जाएगा, तो उस 2 को अगर मैं अंदर घुसाऊँ तो क्या हो जाएगा 2π/4 इंटू 4, अंदर में रूट के अंदर जाएगा तो 4 इंटू 3 12, तो नीचे वाला टर्म ज़्यादा है ऊपर वाला से, तो ये BC/BS नीचे वाला टर्म ज़्यादा है तो लेस देन 1, तो BC क्या है BS से छोटा है, तो बाउंसी ऑफ क्यूब कम होगा, बाउंसी ऑफ क्यूब कम होगा। कहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, 92 यूरेनियम 238 एटम disintegrates to 84 PO214 विथ ए हाफ लाइफ का कोई काम नहीं है। क्या इमिट किया वही मेन काम है, इमिटिंग 6 अल्फा पार्टिकल, 6 अल्फा पार्टिकल, अल्फा बोले तो 2 हीलियम 4, तो 2 हीलियम 4 एंड n इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन इमिट किया है। अभी देख ये 6 अल्फा पार्टिकल अगर इमिट करेगा तो इसका मतलब 6 इंटू 2 12 प्रोटॉन, सही है। इसमें क्या है 84 प्रोटॉन, 84 प्लस 12, और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होता है। ओके, मान ले n इलेक्ट्रॉन, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे -n, मान ले टोटल प्रोटॉन तो तुझे मिल गया ना 84 प्लस 12p। अभी ये जो n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, न्यूक्लियस रिएक्शन हुआ है, तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो प्रोटॉन कितना हुआ इसमें n अगर इलेक्ट्रॉन आया तो 100% n प्रोटॉन भी आएगा, और ये न्यूटन है, तो इसका मतलब ये अगर 92 है, इनिशियल अगर 92 है तो फाइनल भी 92 ही होगा, तो 84 प्लस 12 अभी बोल 12, हाँ इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस n लिखेंगे या माइनस n, n का वैल्यू इधर आएगा, ये कितना हो रहा है 96 माइनस 94 इक्वल टू 92 इक्वल टू कितना 4, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। Which statements about the Rutherford model of the atom is not true? Rutherford model atomic structure, क्वेश्चन नंबर 12 में है which statement about the Rutherford model of the atom is not true? There is a positively charged center of an atom called nucleus, ये रदरफोर्ड ने बोला था, इसका नाम न्यूक्लियस। Nearly all the mass of the atom reside the nucleus, ये भी true। Size of the nucleus is completely to the atom, बहुत छोटा होता है। ओके, तो लास्ट डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ये भी सही है, तो गलत कौन है ये। ओके, न्यूक्लियस का साइज़ तो बहुत छोटा होता है, मेनली इलेक्ट्रॉन के लिए उसका साइज बड़ा होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, एक गाल ब्रिंग है पॉजिटिवली चार्ज रॉड, एक ये गाल है, इसने क्या किया एक पॉजिटिवली चार्ज लेके आया, उस पॉजिटिवली चार्ज किस में है रॉड में है,
नियरली स्ट्रीम ऑफ वाटर, इधर से वाटर का स्ट्रीम आ रहा है। फॉरम ए टैप, इसका मतलब इधर क्या है, एक टैप है। ठीक है, ये पानी गिर रहा है। She observed that the water stream bends water towards her. ये जो वाटर स्ट्रीम है ये क्या हो रहा है, इस इधर बेंड हो रहा है। Instead if she were a negatively charged, उसके बाद उसने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज लेके आया। फिर देखा रॉड नियर टू द स्टीम विल बी, अभी नेगेटिवली चार्ज लेके आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। अभी जब पॉजिटिवली चार्ज लेके आया था तो इस वाटर में जो जो एटम है, मान लो वाटर है H2O है, मतलब H2 है, इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये पॉजिटिव की वजह से वाटर, सारा वाटर क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर होगा, इस ऑक्सीजन नेगेटिव इधर होगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इधर भी एक ऑक्सीजन होगा तो हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, ये इंडक्शन की वजह से होता है। ये जो प्लस चार्ज है, ये जो रॉड है और वाटर है, इसके बीच में कोई टच है, कोई टच नहीं है। एक अगर प्लस रॉड को मैं अगर, ये प्लस 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 है, ये एक कंडक्टर है, ये मान ले कंडक्टर है, इसके साइड में लेकर रखो, ये कंडक्टर है न्यूट्रल, तो इसमें क्या हो जाता है, ये प्लस प्लस की वजह से माइनस माइनस इधर आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इधर क्या हो जाता है, प्लस प्लस प्लस। इसकी वजह से ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर मैं नेगेटिव को लेके आऊँ तो इस वाटर में क्या होगा, वाटर में इधर प्लस 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 होगा, क्योंकि प्लस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो ऐसा होगा तो प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो वाटर बेंड्स टुवर्ड्स द गल। ओके, तो बेंड इन द सेम डायरेक्शन, bend in the opposite direction, not bend at all, bend in the opposite direction above and low and rod। तो ऑप्शन ए करेक्ट, bend in the same direction।